नमस्कार। इज़राइल फ़लस्तीन संघर्ष, इसे समझना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है ना? तो आज हम इसके 100 साल से भी ज़्यादा पुराने इतिहास की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला आज इतना पेचीदा क्यों हो गया है। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि ये लड़ाई तो सदियों पुरानी है, जो किसी प्राचीन धार्मिक दुश्मनी का नतीजा है। पर सच तो यह है कि ये संघर्ष उतना पुराना है ही नहीं। ये मुश्किल से 1 सदी पुराना है और इसकी जड़ में धर्म से ज्यादा बड़ा मुद्दा जमीन का है। चलिए 20वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं। उस वक्त ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और यहाँ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सब आमतौर पर शांति से ही रहते थे। लेकिन जल्द ही राष्ट्रवाद की 2 बड़ी लहरें इसी जमीन पर टकराने वाली थी। तो हुआ ये कि एक ही जमीन के 2 दावेदार खड़े हो गए। देखिए, एक तरफ था ज़ायोनीवाद, एक ऐसा मूवमेंट जो मानता था कि यहूदी सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक कौम है और यूरोप में सदियों तक जुल्म सहने के बाद उन्हें अपनी हिफाजत के लिए एक अपने देश की ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ उसी ज़मीन पर रहने वाले अरब लोगों के बीच एक अलग फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान बन रही थी। प्रॉब्लम, दोनों ही उस एक ज़मीन के टुकड़े को अपना घर कह रहे थे। फिर आया पहला विश्व युद्ध। ओटोमन साम्राज्य बिखर गया और इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। अंग्रेज़ों ने शुरुआत में यहूदियों को यहाँ आकर बसने दिया, जिससे अरबों और यहूदियों के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। बात इतनी बढ़ी कि हिंसा होने लगी और आखिर में ब्रिटेन को यहूदी आप्रवासन कर रोक लगानी पड़ी। अब आता है दूसरा अध्याय, एक देश का जन्म। होलोकास्ट की भयानक तबाही के बाद दुनिया भर में एक यहूदी देश के लिए हमदर्दी बढ़ गई और फिर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इस मामले में दखल दिया। तो 1947 में यूएन ने एक प्लान बनाया। ब्रिटिश फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदी देश और एक अरब देश। फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके फौरन बाद ही पड़ोसी अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया। नतीजा, इजराइल ये जंग जीत गया और यूएन के प्लान में तय सीमाओं से भी ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब इस यूएन प्लान पर दोनों तरफ से रिएक्शन बिल्कुल अलग थे। यहूदी पक्ष ने तो इसे मान लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि ये यूरोप की एक और औपनिवेशिक चाल है जिसका मकसद उनकी जमीन चुराना है। इस जंग का एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय पहलू भी था। करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को या तो अपने घरों से निकाल दिया गया या उन्हें भागना पड़ा। इससे एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ और आज उनके वंशजों की तादाद करीब 70 लाख तक पहुंच चुकी है। तो जंग के बाद तस्वीर कुछ ऐसी थी। ज़्यादातर इलाके पर इजराइल का कंट्रोल था, गाज़ा पट्टी पर मिस्र का और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा हो गया और यरूशलेम, वो शहर भी बट गया। तीसरा अध्याय, 1967 का कब्जा। ये वो मोड़ था जिसने संघर्ष का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। इस जंग में इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और मिस्र से गाज़ा छीन लिया और यहीं से फिलिस्तीनी इलाकों पर सैन्य कब्जे का वो दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अब लाखों फिलिस्तीनियों पर शासन करने की जिम्मेदारी सीधे सीधे इजराइल पर आ गई। इसके ठीक बाद इजरायली बस्तियों का बनना शुरू हुआ। इजरायली नागरिक कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाज़ा में जाकर रहने लगे। इन बस्तियों ने फिलिस्तीनी ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जिससे भविष्य में एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश बनाना नामुमकिन सा हो गया। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बस्तियों को गैर कानूनी मानता है। 1980 के दशक के आखिर तक इस कब्जे को लेकर फिलिस्तीनियों का गुस्सा और हताशा एक बड़े विद्रोह में फूट पड़ी। इसे पहला इंतिफादा कहा गया। इसमें सालों तक प्रदर्शन, बहिष्कार और हिंसा का दौर चला। चौथा अध्याय, शांति की तलाश। 90 के दशक की शुरुआत में ओस्लो समझौते के साथ शांति की एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। तो ये ओस्लो समझौते थे क्या? देखिए, ये इजराइल और फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि संगठन पीएलओ के बीच हुए थे। इनका मकसद था कब्जा खत्म करने और एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाना। इस प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनाना ताकि वो कुछ हद तक अपना शासन खुद कर सकें। दूसरा, इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी और तीसरा, स्थायी शांति के लिए बचे हुए मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, दोनों तरफ के कट्टरपंथियों ने इन समझौतों का जोरदार विरोध किया। वो किसी भी कीमत पर इस शांति प्रक्रिया को नाकाम करना चाहते थे। और फिर हिंसा ने इस उम्मीद को तोड़ दिया।
फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास ने आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी इजरायली ने शांति समझौते पर दस्तखत करने वाले इजरायली प्रधानमंत्री yitzhak राबिन की ही हत्या कर दी। जब साल 2000 में शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो गई तो दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ, और ये पहले वाले से कहीं ज्यादा खूनी था। इसमें करीब 1000 इजरायली और 3200 फिलिस्तीनी मारे गए। इस भयानक हिंसा ने इजरायली जनता का शांति प्रक्रिया से भरोसा ही उठा दिया, और वहां की राजनीति का फोकस मसले को सुलझाने की जगह उसे बस मैनेज करने पर आ गया। और अब 5वां अध्याय, आज का अस्थिर दौर। ये हमें उस मुकाम पर लाता है जहां मामला एक असहनीय गतिरोध में फंस चुका है। आज के फिलिस्तीनी इलाकों की हकीकत बहुत कड़वी है। वेस्ट बैंक में लगातार फैलती इजरायली बस्तियां और मिलिट्री चेकपॉइंट्स फिलिस्तीनी बस्तियों का दम घोंट रहे हैं। वहीं गाजा, जहां हमास का राज है, वो इजरायली नाकाबंदी में है। वहां बेरोजगारी आसमान छू रही है और रह रहकर भयानक युद्ध होते रहते हैं। और इजराइल के अंदर, वहां बहुत से लोग इस मामले को लेकर उदासीन हो गए हैं। कब्जे की वजह से ये संघर्ष उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से काफी दूर रहता है, और इसी वजह से शांति के लिए कोई खास राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं दिखती। तो सवाल ये उठता है कि ये संघर्ष यहां से जाएगा कहां? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं है, और ये भविष्य को लेके एक गहरी अनिश्चितता पैदा करता है। लेकिन एक बात है जिस पे लगभग सब सहमत हैं कि जो हालात अभी हैं वो ज्यादा दिन तक ऐसे ही नहीं चल सकते। ये अस्थिरता इस बात का सबूत है कि अगर कुछ बड़ा नहीं बदला तो आगे जो होगा वो शायद अब तक जो हुआ है उससे भी बुरा हो सकता है।